नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको वॉर जोन की लेटेस्ट न्यूज देंगे, साथ ही साथ क्या हो रहा है इस वक्त वॉर जोन में एग्जैक्टली वो भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीरिया में इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। दमिश्क में आईडीएफ ने ये अटैक किया है, जबरदस्त धमाके से दहला है सीरिया की राजधानी के बारे में जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त दमिश्क में आईडीएफ ने ये बहुत बड़ा अटैक किया है। सुपर पावर अमेरिका और यमन के शिया संगठन हूती के बीच विध्वंसक जंग शुरू हो चुकी है। पेंटागन ने कहा है कि हूती अत्याधुनिक हथियारों से हमले कर रहा है और सभी हमले नाकाम करना मुश्किल है। 20 फरवरी को एक बार फिर लाल सागर में हूती ने मिसाइलों की बारिश की। हूती के हमले से इजराइल का एक मालवाहक जहाज डूब गया और इसके बाद अमेरिका ने हूती के नियंत्रण वाले यमन पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। बीते 48 घंटे से हूती के मिसाइल हमले रुके नहीं है और अब आशंका है कि ईरान के इशारे पर हूती या हिजबुल्लाह डर्टी एटम बम से हमला कर सकते हैं। देखिए हूती और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग कितने खतरनाक मोड़ तक पहुंच गई है। धरती का सबसे विध्वंसक रण क्षेत्र बन चुका है लाल सागर। लाल सागर पर हूती ने अपनी मिसाइलों के वर्चस्व का परचम फहरा दिया है। अमेरिका की नेवल टास्क फोर्स संपूर्ण शक्ति प्रयोग के बाद भी हूती के हमलों को रोक नहीं पा रही है। हूती ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर से गुजरने वाला अमेरिकी खेमे का हर जहाज उसका टारगेट है और हूती की मिसाइल फोर्सेस हर टारगेट पर सटीक हमले करने में कामयाब भी हो रही है। 20 फरवरी की रात एक बार फिर हूती ने लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाज पर हमला किया। MSC सिल्वर नाम का मालवाहक जहाज जैसे ही अदन की खाड़ी में पहुंचा, यमन के हूती नियंत्रित शहर हुदैदाह से एंटी शिप मिसाइल हमला किया गया। इस हमले से MSC सिल्वर मालवाहक जहाज को बड़ा नुकसान हुआ है। MSC सिल्वर पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। यह जहाज लाल सागर से होते हुए सोमालिया जा रहा था, लेकिन यह जहाज इजरायली कंपनी जिम शिपिंग सर्विसेज नाम की कंपनी का था। हूती ने ईरान से मिली मिसाइलों से 20 फरवरी को लाल सागर में एक नहीं बल्कि 2 जहाजों पर हमले किए। बीती रात हूती ने ईरान से मिली एंटी शिप मिसाइल अरमान से लाल सागर में हमले किए।
हूती के दूसरे हमले का टारगेट अमेरिका का एक मालवाहक जहाज बना। अमेरिका का यह मालवाहक जहाज यमन जा रहा था और हूती ने इसे लाल सागर में ही ध्वस्त कर दिया। लाल सागर में हूती के हमले रोज बढ़ते जा रहे और बीते 48 घंटे में हूती की मिसाइलों ने अमेरिकी इजरायली खेमे में विध्वंस मचा दिया है। जनवरी को हूती ने MSC सिल्वर नाम के इजरायली जहाज पर हमला किया। हूती ने मिसाइलों से इसको टारगेट बनाया। इसके साथ साथ यूएस के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया। ये जहाज अनाज लेकर यमन जा रहा था। इससे पहले 19 फरवरी को हूती ने एक ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमला किया। अदन की खाड़ी से गुजरते हुए जहाज पर सी ड्रोन से हमला किया गया। इसी दिन हूती ने ब्रिटिश कार्गो शिप रूबीमार पर भी सी ड्रोन से हमला किया। अमोनिया से लदे जहाज में विस्फोट हुआ और वो डूब गया। इसके साथ ही हूती ने अमेरिका के एक मालवाहक जहाज पर भी सी ड्रोन से हमला किया। जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा। छठा हमला भी हूती ने यूएस के मालवाहक जहाज पर किया। इसे भी सी ड्रोन से निशाना बनाया गया। ब्रिटेन और अमेरिका के बाद डेनमार्क के मालवाहक जहाज पर भी अदन की खाड़ी से गुजरते हुए सी ड्रोन से हमला किया गया। इस तरह 48 घंटे में हूती 7 जहाजों पर हमला कर चुका है। हूती की बारूदी वर्षा के बाद अमेरिकी नेवल टास्क फोर्स ने हूती के खिलाफ बड़े पलटवार किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 20 फरवरी को ही हूती पर 32 स्ट्राइक की गई। अमेरिका और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने हूती के ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी वायुसेना ने अल जबानेह, हुदैदा और अल अरज इलाके पर मिसाइल हमले और फाइटर जेट से हमले किए। यहां हूती के मिसाइल लॉन्च पैड और ड्रोन लॉन्च पैड पर हमले किए गए। अमेरिका ने यह हमला 7 जहाज और एक MQ-9 रीपर ड्रोन ध्वस्त होने के बाद किया है। हूती ने 19 फरवरी की रात को ही रीपर ड्रोन पर मिसाइल हमला करके उसे तबाह कर दिया और उसके टुकड़ों का एक वीडियो भी जारी किया। पेंटागन ने यह माना है कि ड्रोन हमले में नष्ट हो चुका है। So I can हूती को ईरान से आधुनिक और एडवांस मिसाइलों की सप्लाई हो रही है और अमेरिका खुद ये मान रहा है कि हूती के हमलों को रोकना बहुत मुश्किल है। हूती ने सिर्फ लाल सागर में ही नहीं बल्कि इजरायली क्षेत्र पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्र से इजरायल के अल रश पर मिसाइल हमला किया गया। इस हमले के लिए सरफेस टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यमन से अल रश की दूरी 2000 किलोमीटर है। हूती ने ईरान से मिली 2200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से इजरायल पर हमला किया। ईरान ने हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह संगठन को भी एडवांस हथियार सौंप दिए हैं और ईरान से एडवांस ड्रोन इजरायली डिटेक्शन सिस्टम को भी चकमा दे रहे हैं।
ये ईरान का ड्रोन है जो इजरायली मंत्री के घर तक पहुंच गया। हालांकि टारगेट पर इसका हमला सटीक नहीं रहा। इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान के ड्रोन रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह ने डिटेक्शन और डिफेंस सिस्टम की कोई कमजोरी ढूंढ ली है, या फिर ईरान के ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। इजरायल को डर है कि हिजबुल्लाह ड्रोन से डर्टी बम हमला कर सकता है, जिससे बड़े इलाके में रेडिएशन फैलने का खतरा है। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान ने हिजबुल्लाह और हुती को डर्टी बम सौंप दिए हैं और इनका इस्तेमाल लाल सागर या इजराइल कहीं भी किया जा सकता है। अगर डर्टी बम हमला कामयाब रहा तो अरब से विश्व युद्ध का विस्फोट होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। बेलगोरोद में रिहायशी इलाके में ड्रोन धमाका हुआ है। बेलगोरोद के पावर स्टेशन पर भी ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले के बाद बेलगोरोद में बिजली संकट खड़ा हो गया है। यूरोप में बारूदी तबाही कभी भी दस्तक दे सकती है। नेटो ने रूस को युद्ध में पीछे धकेलने के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे बौखलाकर पुतिन एटमी अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये युद्ध क्रीमिया को लेकर शुरू हो सकता है, जिसकी लपटों में पूरा यूरोप आ सकता है, क्योंकि नेटो ने डिफेंडर ड्रिल के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की है, जबकि पुतिन ने समंदर में कई न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करके यूरोप दहन का इंतजाम कर लिया है। बस एक धमाका और फिर पूरा यूरोप एक ऐसे खतरे में घिर जाएगा जिससे बचना नामुमकिन जैसा होगा। और वो धमाका नेटो करने जा रहा है। उसने जगह चुनी है क्रीमिया। यही नेटो का नया ब्लूप्रिंट है। जब यूक्रेन से युद्ध में कुछ नहीं हो पाया, तब नेटो ने कमान संभालने की ठानी है। और उसने रूस के ऐसे हिस्से पर चोट करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है जिस पर चोट से रूस सबसे ज्यादा कराहेगा। ठीक 10 साल पहले रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। तब से लेकर अब तक यहां रूस का ही कब्जा है। यूक्रेन पिछले 2 सालों से रूस के कब्जे से क्रीमिया को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके विपरीत रूस यूक्रेन के कई शहरों को लगातार कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब कीव तक रूसी सेना जा पहुंचे। लेकिन उससे आगे क्या होगा, इसके बारे में ज़ेलेंस्की कई दफा बता चुके हैं। कि पुतिन का कारवां दूसरे यूरोपीय देशों तक जा पहुंचेगा। वहां भी यूक्रेन जैसी तबाही तय है। पुतिन के खौफनाक मंसूबों से नेटो की नींद उड़ी हुई है। इसलिए नेटो ने एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट तैयार करके पुतिन को बैकफुट पर लाने की सोची है। अब नेटो देश क्रीमिया पर पूरी ताकत से हमला करेंगे, वहां नेटो का झंडा लहराएंगे। लेकिन यह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि रूस गुस्से से आग बबूला जरूर होकर पलटवार करेगा, और वो पलटवार एटमी भी हो सकता है। जबकि नेटो किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है वो जानिए। F-16 जेट, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल,
TB2 बख्तियार ड्रोन, MQ3 रीपर ड्रोन, एक बार एयर स्ट्राइक से काम तमाम कर दिया जाएगा, उसके बाद क्रीमिया पर कब्जे का ऐलान कर दिया जाएगा। क्रीमिया के चप्पे चप्पे पर यूक्रेनी सैनिक तैनात हो जाएंगे, जिनके साथ नेटो देश के सैनिक भी शामिल होंगे। इतना अगर हो गया तो फिर रूस के प्रकोप से यूरोप को कोई नहीं बचा सकता। अमेरिका के पूर्व जनरल बेन हॉस ने इसकी भविष्यवाणी की है। बेन हॉस के मुताबिक रूस को क्रीमिया से अलग करना सीधे तौर पर विश्व युद्ध को बुलावा देना है। ठीक वैसे ही जैसे सोता हुआ ज्वालामुखी जब जागता है तो धरती पर तबाही का लावा बहने लगता है। क्रेमलिन के लिए क्रीमिया क्यों जरूरी है, ये समझिए। अगर क्रीमिया रूस से छिन गया तो उसका काला सागर और भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक सी तक रास्ता खत्म हो जाएगा, जो कि रूस के लिए बड़ा कारोबारी रूट है। इसके अलावा क्रीमिया रूस की विजय का प्रतीक भी है कि वो कैसे अपने टारगेट पर कब्जा करता है, जिसमें अब यूक्रेन की बारी है। लेकिन रूस पहले ही कह चुका है कि उसने सबमरीन मछली पकड़ने के लिए नहीं रखी है, इसलिए यह तय है कि क्रीमिया पर नेटो के हमले का सीधा मतलब है कि पुतिन लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूरोप से उन तमाम देशों पर हमला करेंगे जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। इसके अलावा समंदर से सबमरीन के निशाने पर वो देश होंगे जहां तक पुतिन रूस का विस्तार स्टालिन स्टाइल में करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एटमी जलजला कभी भी आ सकता है, इसलिए क्रीमिया पर तैयार ब्लूप्रिंट को लाने से पहले नेटो को कम से कम 100 बार सोचना होगा। नेटो ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें 4 चरण है। पहले चरण में नेटो कर्च ब्रिज पर हमला करेगा, जिससे रूस से संपर्क खत्म हो जाएगा और क्रीमिया को मदद नहीं मिलनी होगी। और इसके बाद दूसरा चरण मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया जाएगा। नेवल बेस और एयर बेस बर्बाद होकर हथियार गोदाम और रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। तीसरा चरण मिसाइल ड्रोन से लगातार हमले किए जाते रहेंगे। इसमें हवाई हमलों के अलावा समंदर से सी ड्रोन भी तबाह करते रहेंगे वहां पर हालात को। और भी इसके बाद यूक्रेन की तरफ से उनके सैनिक जाकर घुस जाएंगे, जिससे और ज्यादा तबाही मचेगी। चौथे चरण में क्रीमिया पर कब्जा किया जाएगा। इस दौरान रूसी सैनिक भागने पर मजबूर होंगे, जो बचेंगे उन्हें बंदी बनाया जाएगा। अब जब रूस क्रीमिया पर हमले का बदला लेगा, पूरे यूरोप की घेराबंदी की जाएगी, यानी नॉर्थ अटलांटिक सी से ब्लैक सी तक यूरोपीय देशों पर हमले के लिए सबमरीन अलर्ट मोड में रहेगी। ये घेराबंदी नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बेलेंट सागे से और साथ ही कारा सी, बेरिंग सी के अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी की जा रही है, जिससे पुतिन हर उस यूरोपीय देश पर हमला कर सके जिससे यूक्रेन की मदद होती है और नेटो से उसे लगातार सहायता मिल रही है। यूरोप से लेकर अटलांटिक तक नेटो के वॉरशिप हर युद्ध के लिए तैयार है। सबमरीन आग उगल रही है, फाइटर जेट अंगारे बरसा रहे हैं। टैंक, आर्टिलरी व्हीकल और 32 देशों के 90,000 सैनिक बारूदी जलजला लेकर आए हैं। एकदम युद्ध की तरह के हालात दिख रहे हैं। बस अंतर इतना है कि यह रिहर्सल है। कोल्ड वॉर के बाद ऐसे हालात पहली बार बने हैं, इसलिए पहली बार नेटो इतनी विध्वंसक ड्रिल कर रहा है जिससे रूस को अपनी ताकत दिखा सके।
इस ड्रिल में शामिल होने अब अमेरिका का सुपर जेट F-35 की एक स्क्वाड्रन ब्रिटेन के जहाज HMS प्रिंस पर उतर चुका है। हालांकि इसी बीच ब्रिटेन को एक बड़ा झटका भी लगा। न्यूक्लियर सबमरीन से ट्राइडेंट मिसाइल की लॉन्चिंग फेल हो गई। ब्रिटेन के साथ ऐसा दूसरी दफा हुआ है, जबकि समंदर में रूस की तैयारी कितनी जबरदस्त है, ये उसकी हाहाकारी बेलगोरोद न्यूक्लियर सबमरीन को देखकर समझा जा सकता है। खास बात यह है कि बेलगोरोद कब कहां पहुंचकर हमला करेगी, इस बारे में पता लगाना दुश्मन देश के लिए नामुमकिन जैसा है। ऐसे ही हथियारों के दम पर रूस नेटो से टकराने का दम रखता है। वैसे भी पुतिन के दोस्त बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताते हुए कहा है, नेटो यूरोप के कई देशों को उसी तरह उकसा रहा है जैसे उसने यूक्रेन को तबाही तक लाकर छोड़ दिया। हमारी और हमारे पड़ोसी देश की मिसाइल लॉन्च पैड पर तैनात है। इधर लुकाशेंको ने खतरे को बताया, उधर नेटो का ब्लूप्रिंट लीक होने के बाद क्रेमलिन में कल देर रात पुतिन की सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें यूरोप पर हमले के लिए सेना को वॉर रेडी रहने का ऑर्डर दिया गया। इसके साथ ही पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया है। जाहिर है पुतिन की यह तैयारी इस वक्त यूरोप में चल रही नेटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर ड्रिल का करारा जवाब है। रूस ने इशारा दे दिया है कि अगर नेटो एक मिसाइल दागेगा तो वो 10 दागेंगे। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप को खाक में मिला देंगे। इसके अलावा अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेरने और अमेरिका के करीबी देशों को एकजुट करने के लिए सर्गेई लावरोव पुतिन के दूत बनकर पहले ब्राजील जा पहुंचे हैं। फिर वो अरब के कुछ देशों की यात्रा करके अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करेंगे। जबकि किम रईसी और जिनपिंग तो पहले से ही साथ देने का वादा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, लेबनान पर इजराइल के भीषण हमले हुए हैं। अल दहरा अल शाब पर आईडीएफ के हमले हुए हैं। आईडीएफ वायुसेना की विध्वंसक बमबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन की धरती इस वक्त बारूदी आग में जल रही है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में विनाश की नई लहर देखने को मिल रही है। पुतिन ने अपनी सेना को 24 फरवरी तक यूक्रेन के 5 बड़े और कई अहम जो शहर हैं वहां पर कब्जा का टारगेट दिया हुआ है। वक्त कम है, इसीलिए रूसी सेना जल, थल और नभ के जबरदस्त अटैक कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या 24 फरवरी तक रूसी सेना पुतिन के टारगेट को हासिल कर पाएगी? रूस ने अवदीव्का जीता और इसी के साथ युद्ध का सबसे खतरनाक दौर आरंभ हो गया। युद्ध के मैदान में विनाश की ऐसी लहर आ गई है जिसे देखकर सिर्फ यूक्रेन और नेटो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ऐसा बारूदी कहर ढा रही है कि यूक्रेन की धरती बियाबान होती जा रही है। रूसी फौज आसमान से घातक बमबारी कर रही है। ब्लैक सी से मिसाइलों की बरसात की जा रही है। धरती पर पुतिन की ग्राउंड सेना यूक्रेनी फोर्स की कब्र खोदती जा रही है। अवदीव्का जीतने के साथ ही रूस को युद्ध के मैदान में एक बड़ी बढ़त मिल गई। रूस को बढ़त मिली हुई है और अगर उसने यूक्रेन पर हमले तेज किए तो यूक्रेन के पराजय की घड़ी
बेहद करीब आ चुकी है। चौबीस फरवरी को युद्ध के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा पुतिन ने अपनी फौज को 24 फरवरी का टारगेट दे दिया है। इस तारीख को रूसी सेना को कम से कम यूक्रेन के 5 शहरों पर कब्जा जमाना है। पुतिन ने वॉर कमांडर्स को अल्टीमेटम दिया तो युद्ध भूमि में तबाही का भयावह तूफान आ गया। यूक्रेनी सेना, उसके हथियार फैक्ट्री और गोदाम, पावर स्टेशन, गैस पाइपलाइन, इमारतें रूसी सेना के सामने इस वक्त जो कुछ आ रहा है वो उसे तबाह करती हुई आगे बढ़ रही है। रोबोटाइन के पास रूसी सेना ने यूक्रेन के कई सैनिकों का खात्मा कर दिया। खार्किव में रूस ने बमबारी कर यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। डोनेस्क में भी यूक्रेन को बड़ा आघात पहुंचा है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए, 4 सैन्य वाहन नष्ट हो गए। भीषण हमला कर रूसी सेना ने निप्रो पर भी कब्जा जमा लिया है। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के एक विमान को भी हवा में तबाह कर दिया। अवदीव्का में यूक्रेन ने 4 बार काउंटर अटैक करने की कोशिश की। इस कोशिश को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन के 425 सैनिक मारे गए। अवदीव्का में रूसी सेना अब तक 1000 यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बना चुकी है। चौबीस फरवरी तक पूर्वी यूक्रेन के 5 इलाकों पर कब्जा करना है। 3 इलाकों पर कब्जा कायम हो चुका है, लेकिन 2 इलाके पर कब्जा बाकी है। समय कम है और टास्क बड़ा है। यही वजह है कि रूसी फौज विनाशक मोड में आ चुकी है। पुतिन ने अपनी सेना को 24 फरवरी तक यूक्रेन के जिन 5 इलाकों पर कब्जे का टारगेट दिया है वो अवदीव्का, निप्रो, रोबोटाइन, ज़ेपोरिजिया और ओडेसा हैं। अवदीव्का और निप्रो पर रूसी फौज कब्जा कायम कर चुकी है। रोबोटाइन के ज्यादातर हिस्सों पर भी रूसी सेना का कब्जा हो गया है। अब सिर्फ 2 शहर बाकी हैं, ज़ेपोरिजिया और ओडेसा। रूसी सेना इन्हीं दोनों इलाकों में अब विध्वंसक हमले कर कब्जा करने के लिए भीषण बारूदी ऑपरेशन चला रही है। पुतिन का ये टारगेट कंप्लीट होगा तो रूसी सेना का ऑपरेशन पूर्वी यूक्रेन शुरू हो जाएगा। अगले 1 महीने में पूर्वी यूक्रेन के सभी शहरों पर कब्जे की तैयारी है। ऐसा करके पुतिन यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। रूस का ऑपरेशन पूर्वी यूक्रेन जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन यूक्रेन 2 खंड हो जाएगा। इसके बाद पुतिन कीव में रूस समर्थित सरकार बनवा सकते हैं। ब्लैक सी में रूस ने नई तैनाती कर दी है। समंदर से और भी विध्वंसक हमले की तैयारी है। यूक्रेन के पास ना तो हथियार हैं ना ही सैनिक। वो हार की कगार पर खड़ा है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की सेना अपनी पराजय को टालने के लिए जी जान से जंग लड़ रही है। कई फ्रंट पर यूक्रेनी फोर्स भी पलटवार कर रही है। यूक्रेनी सेना ने उस हथियार गोदाम को जला दिया जहां रूस के ड्रोन रखे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में रूस के करोड़ों के ड्रोन भस्म हो गए। डोनेस्क में यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया तो रूस के कई हथियार बर्बाद हो गए। डोनेस्क में ही यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के हमले को नाकाम कर दिया बल्कि 3 रूसी टैंक और 1 आर्मर्ड व्हीकल को जला दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के BMP-2 फाइटिंग व्हीकल को भस्म कर दिया।
खेरसोन में 24 घंटे के अंदर रूस को 3 टैंक और 5 सैन्य वाहन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने हाइमर्स से प्रहार किया तो रूस की ड्रोन लॉन्च व्हीकल भस्म हो गई। डोनेट्स्क में रूसी सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड पर यूक्रेन ने बमबारी की। हमले में 65 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। कुछ इस तरह यूक्रेन युद्ध में रूस के सामने टिके रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी यह कोशिश तभी कामयाब हो पाएगी जब नेटो से उसे हथियार मिलेंगे। अगर यूक्रेन को जल्द ही मिलिट्री मदद नहीं मिली तो उसकी हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध में कितनी गोलियां चली, कितना बारूद बरसा, कितनी मिसाइलें गरजी, ये देखना किसी बेईमानी से कम नहीं। क्योंकि अगर जंग आर पार की हो, कट्टर दुश्मन से हो, तो फिर एक ही मकसद होता है, वो है तबाही। मगर आज ये जानकर हैरान रह जाएंगे आप कि अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में एक एक गोली का हिसाब देना होगा। अगर हमला हुआ है वो कहां किया गया है, क्यों किया गया है, ये सब कुछ नेटो को बताना होगा। जी हाँ, नेटो देशों ने यूक्रेन को शर्तों के साथ हथियार दिए हैं, जो अगर पूरे नहीं हुई तो फिर यूक्रेन सफाया तय है। ज़ेलेंस्की का सरेंडर तय है। आखिर कैसे, देखिए। पूर्वी यूक्रेन का अवदीप का शहर जोपोतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है। अवदीपका पर रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अवदीपका की तरह डोनेट्स्क रीजन के एक और इलाके में महाखतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त रूस के विध्वंसक हमले का डर सता रहा है। जी हां, अवदीपका के बाद रूस का टारगेट पोक्रोवस्क है, जो यूक्रेन की सेना का सबसे बड़ा हथियार डिपो है। जल्द ही पोक्रोवस्क में नए हथियारों की खेप आएगी। यूएस और नेटो के वेपन पोक्रोवस्क में रखे जाएंगे। अवदीपका में यूक्रेन की हार ने न सिर्फ ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ाई, बल्कि इसके साथ साथ ब्रसेल्स टू वॉशिंगटन भी सनसनी मची हुई है। ऐसे में जंग के मैदान में यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए, रूस जैसी ताकतवर फौज से लड़ने के लिए पश्चिमी देशों ने हथियारों की भारी खेप कीव सप्लाई करने का ऐलान किया। लिहाजा इस कड़ी में जर्मनी ने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया। स्वीडन ने 10 CB-90 कॉम्बैट बोट देने का वादा किया। फ्रांस ने ग्लाइड और स्कैल्प मिसाइल देने का ऐलान किया। ब्रिटेन भी लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन यूक्रेन को सप्लाई करेगा। वहीं अमेरिका अत्याधुनिक गाइडेड बम यूक्रेन को सौंपेगा। इसके अलावा नेटो के कई और देश हैं जो यूक्रेन की सैन्य मदद करेंगे, बम गोला बारूद की खेप डिलीवर करेंगे। ऐसे में रूस को आशंका है कि पश्चिमी देशों से आने वाले हथियार कीव से सीधे पोक्रोवस्क सप्लाई किए जाएंगे, ताकि डोनेट्स्क में मौजूद रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी सेना धावा बोल सके और साथ साथ यूक्रेन बॉर्डर से सटे पश्चिमी रूस के इलाकों को दहला सके। लिहाजा रूस ने अवदीपका के बाद पोक्रोवस्क में तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। मगर रूस बारूदी कदम उठाता उससे पहले नेटो देशों ने ऐसा दांव चला है जिसके बाद ज़ेलेंस्की का माथा ठनका हुआ है। दरअसल नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देने के बदले कुछ शर्तें रखी हैं, जो अगर ज़ेलेंस्की ने पूरी नहीं की तो सैन्य मदद रोक दी जाएगी। तत्काल रूप से हथियारों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। आखिर नेटो की कंडीशन क्या है, यह भी जान लीजिए। नेटो की पहली शर्त, रूस के किन इलाकों को यूक्रेनी सेना टारगेट करेगी। नेटो की दूसरी शर्त,
रूसी इलाकों पर हमले की ठोस वजह बतानी होगी। नेटो की तीसरी शर्त, हमले में इस्तेमाल हथियारों की जानकारी देनी होगी। मतलब यह कि लाखों मिन्नतों के बाद ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो के देश हथियार देने पर राजी हुए, मगर हथियारों के डिलीवरी के साथ साथ मददगारों की तरफ से जो शर्तें लगाई गई वो ज़ेलेंस्की के लिए दो धारी तलवार साबित हो रही है। यानी एक तरफ रूस का हमला जारी है तो दूसरी तरफ हथियार होने के बावजूद यूक्रेनी सेना उनका इस्तेमाल बेहिचक नहीं कर सकती। एक एक गोली, एक एक मिसाइल, एक एक बम का हिसाब देना होगा। अब सवाल यह है कि जंग में कितना बारूद लगा, क्यों लगा, इसका कोई पुख्ता हिसाब नहीं होता। बावजूद इसके नेटो देशों ने ज़ेलेंस्की को शर्तों के जाल में क्यों उलझाया, क्यों टारगेट लोकेशन हमले की वजह बताने का आदेश दिया? तो आपको बता दें, इसके पीछे है नेटो देशों का भय। दरअसल यूक्रेन के मददगार देशों को आशंका है कि मदद के नाम पर हथियारों की कालाबाजारी हो रही है। कीव पहुंचे हथियारों को सस्ते दामों में बेचा जा रहा है। वहीं रूस भी नेटो की सैन्य मदद से भड़का हुआ है। यूक्रेन के मददगार देशों पर हमले की चेतावनी तक दे दी है। दरअसल नेटो को डर है कि अगर यूक्रेन की सेना ने उसके हथियारों का गलत इस्तेमाल किया तो रूसी सरजमी पर नेटो हथियारों की मौजूदगी से पुतिन भड़क उठेंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि यूक्रेन की तरह नेटो पर भी रूस हमला कर देगा। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए, जंग से खुद को अलग रखने के लिए नेटो अलायंस ने ज़ेलेंस्की के सामने मुश्किल शर्तें रख दी हैं। अब देखना यह होगा कि ज़ेलेंस्की क्या नेटो की शर्तों को मानेंगे, क्या गिन गिन कर जंग में विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या पुतिन की ब्रिगेड यूक्रेन को इतना मौका देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा का लादेन कहा जाने वाला हमास कमांडर याह्या सिनवार एक पहेली बन गया है। दिसंबर में इजरायल ने दावा किया था कि आईडीएफ ने उस सुरंग को घेर लिया है जिसमें याह्या सिनवार ने शरण ले रखी है, लेकिन आईडीएफ की टीम कभी सिनवार को पकड़ नहीं पाई। अब सिनवार के बारे में अलग अलग खबरें और अटकलें हैं। दावा किया जा रहा है कि वो गाजा छोड़कर भाग चुका है, वो मिस्र में है, लेकिन हमास के किसी भी कमांडर के संपर्क में नहीं है। इसीलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या याह्या सिनवार की मौत हो गई है? क्या है सिनवार के बारे में पूरी जानकारी, इस रिपोर्ट में देखिए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के शहरों में जो रक्तपात हुआ, उसकी साजिश रचने वाला, उस ऑपरेशन की एक एक कदम को डिजाइन करने वाला नाम है याह्या सिनवार। गाजा ने जो भीषण विध्वंस देखा, 25,000 फिलिस्तीनियों को युद्ध में जान गंवानी पड़ी, इस युद्ध का आधार है याह्या सिनवार। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था सिनवार सहित हमास के बड़े कमांडरों का सफाया। इजराइल ने 20 फरवरी को ही दावा किया कि युद्ध में अब तक हमास के 12,000 से ज्यादा लड़ाके ढेर कर दिए गए। लेकिन इन लड़ाकों का रिमोट कंट्रोल जिस हाथ में है, वो याह्या सिनवार अभी तक इजराइल की पहुंच से बाहर है। दिसंबर के महीने में इजरायली सेना प्रमुख ने दावा किया था कि सिनवार बहुत जल्द आईडीएफ के हत्थे चढ़ने वाला है, लेकिन सुरंगों में रहने वाले सिनवार ने अंधेरे का सहारा लेकर आईडीएफ से बचने का रास्ता खोज लिया।
दिसंबर महीने से अब तक सिनवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब एकाएक उसके बारे में कई जानकारी सामने आई है। सऊदी के मीडिया पोर्टल एलाफ का दावा है कि गाजा की क्रॉस बॉर्डर सुरंगों से सिनवार फरार हो चुका है। उसके साथ कुछ बंधक और हमास लड़ाके भी हैं। सिनवार मिस्र के किसी शहर में छिपा हुआ है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बीते हफ्ते तक याह्या सिनवार गाजा के अंदर था। इजरायली सेना का कहना है कि सिनवार के बारे में फिलहाल यही पुख्ता जानकारी है कि वो कहां है। हमास के कुछ कमांडर जानते हैं और कोई नहीं जानता। सिनवार के बारे में दूसरी अटकल यह है कि वो गाजा के हमास कमांडरों के संपर्क में नहीं है। गाजा के हमास कमांडर उससे निर्देश नहीं ले रहे हैं। गाजा के हमास कमांडर सिनवार से नाराज हैं और इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो चुका है। 18 फरवरी को ही कतरी इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि युद्ध को लेकर हमास कमांडर याह्या सिनवार से नाराज है, क्योंकि हमास ने ये नहीं सोचा था कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल पूरे गाजा को तबाह कर देगा और युद्ध इतना बड़ा हो जाएगा। सिनवार के बारे में तीसरी अटकल यह है कि वो गंभीर निमोनिया की चपेट में है। हमास के बड़े कमांडरों की बातचीत से ये जानकारी लीक हुई है। निमोनिया की चपेट में आया सिनवार मरने के कगार पर है। गाजा के लादेन का सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इजराइल ने तय कर रखा है कि सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़कर ही दम लेगा। जब तक सिनवार के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती, वो पहेली बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल को हूती की बहुत बड़ी वार्निंग। हूती ने इजराइल पर विध्वंसक हमले की धमकी दी है। रेड सी में इजरायली जहाजों को करेंगे टारगेट। बाल अल मंडेब में इजरायली जहाजों पर हमले तेज करेंगे और साथ ही हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने इसकी चेतावनी दी है। जिसने यूक्रेनी सेना की कमान को संभाल रखा है, जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की करीबी है, उसी शख्स का बेटा आज यूक्रेन के सबसे बड़े दुश्मन से जाकर मिल गया। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष का सौतेला बेटा ही पुतिन का समर्थक निकला और उसने पूरी दुनिया के सामने रूस के मिलिट्री ऑपरेशन और यूक्रेन पर रूस के हमले को सही ठहराया। आइए क्यों ये सब हो रहा है, इस पर देखिए रिपोर्ट। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन, जिनके प्रतिशोध की आग में यूक्रेन का कोना कोना धधक रहा है, बारूद से छलनी हो चुका है। यूक्रेन का नक्शा तक बदल चुका है। उसी पुतिन को लेकर भले ही यूक्रेन में नफरत हो, भले ही जेलेंस्की के पुतिन से सीधी अदावत हो, मगर पुतिन का एक ऐसा समर्थक मिला है जो पुतिन के हर फैसले को उचित मानता है, यूक्रेन पर रूस के हमलों को भी सही ठहराता है। इवान सिर्स्की, यही नाम है पुतिन के सबसे बड़े समर्थक का, जिसका ताल्लुक यूक्रेन से है, मगर मौजूदा वक्त में इवान सिर्स्की ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। मगर आप भी सोच रहे होंगे आखिर हम इस लड़के का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इवान सिर्स्की का ताल्लुक सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर से भी है। जी हां,
इवान सिर्स्की यूक्रेनी कमांडर ओलेक्जेंडर का सौतेला बेटा है। ओलेक्जेंडर सिर्स्की यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ हैं। ओलेक्जेंडर रूसी मिलिट्री ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्रीमिया से लेकर पश्चिमी रूस तक यूक्रेन की तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं, उसकी प्लानिंग ओलेक्जेंडर सिर्स्की ही कर रहे हैं। ऐसे में उनके सौतेले बेटे का यूक्रेन के खिलाफ जाना, पुतिन के समर्थन में खड़ा होना बेहद ही हैरान कर देने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूक्रेनी सेना अध्यक्ष के सौतेले बेटे इवान ने काले रंग की जो टी शर्ट पहन रखी है, उस पर जेड का साइन है, जिसे रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन में कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया था। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष का बेटा ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रूसी कार्यकर्ता और पुतिन समर्थकों से मिला और खुले तौर पर यूक्रेन के खिलाफत की। अब यह देखना होगा कि सेना अध्यक्ष के बेटे की इस हरकत का असर यूक्रेन और ज़ेलेंस्की पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात आक्रोश की उस लहर की जो भारत से लेकर यूरोप तक दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, बल्कि कई यूरोपीय देशों के अन्नदाता भी ट्रैक्टर और बुलडोजर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसानों ने ऐसा गदर मचाया है कि पुलिस को मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा। भारत, फ्रांस, ग्रीस, पोलैंड, किसानों के क्रोध का यह ग्लोबल विस्फोट है। गलत नीतियों के खिलाफ एक साथ कई देशों में अन्नदाताओं के आक्रोश का ज्वार फूट पड़ा है। भारत से लेकर यूरोप तक हजारों लाखों किसान सड़कों पर हैं। कई देशों में ट्रैक्टर, ट्रक, जेसीबी और बुलडोजर वाला प्रदर्शन हो रहा है। किसानों की सब्र की सीमा टूट चुकी है, लिहाजा वो अब सरकार और सिस्टम के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर हजारों किसान ट्रैक्टर और बुलडोजर लेकर किस तरह डटे हुए हैं, ये तो आप लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन विदेशों में किसानों का गुस्सा किस कदर फूट रहा है, अब इसकी रिपोर्ट भी देखिए। ये फ्रांस के किसानों का क्रोध है। सैकड़ों ट्रैक्टर और जेसीबी पर सवार होकर फ्रांस के सैकड़ों किसान राजधानी पेरिस पहुंच गए। उसके बाद पेरिस की सड़कों पर जो बवाल हुआ, उसका दृश्य सामने है। किसानों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दिया। कई दुकान और मकानों की दीवारें और शटर तोड़ दी गई। गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ तो साफ सुथरी सड़कों को बर्बाद फसलों से पाट दिया गया। फ्रांस के किसानों के सामने पुलिस की एक नहीं चली। ये ग्रीस में किसानों के आंदोलन की तस्वीर है। सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुलडोजर लेकर राजधानी एथेंस पर चढ़ाई कर दी। सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। किसानों के मार्च से पूरा का पूरा शहर बंधक बन गया। किसानों के हुजूम ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की कोशिश की, लिहाजा पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जो अनाज जर्मनी जा रहा था, उस पर किसानों ने कब्जा कर लिया। न सिर्फ कब्जा कर लिया, बल्कि उसे सड़क पर फैला दिया। यह पोलैंड के किसानों का गुस्सा है। पोलैंड के किसान काफी वक्त से यूक्रेन बॉर्डर को बंद करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन से आने वाले अनाजों की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। जब सरकार ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने यूक्रेन से जर्मनी अनाज लेकर जा रही ट्रेन पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एक साथ कई देशों में किसानों का क्रोध इस बात का संकेत है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन किसानों का आंदोलन ग्लोबल रूप लेता जा रहा है।